नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप ट्रक ने आशा कर्मी को रौंदा और मौके पर हुई मौत। तुर्की क्षेत्र के मोहनपुर गांव में जमीन विवाद में एक पिता और पुत्र ने मिलकर बेटी की चाकू गोद कर की हत्या। और मीनापुर थाना क्षेत्र के रामपुरहरी गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां। हम खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप ट्रक ने आशा कर्मी को रौंदा, मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में आशा कर्मी की मौत हो गई। अस्पताल से घर जाने के क्रम में दुर्घटना घटी है। परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। पूरी घटना बता दें कि आशा कर्मी शुक्रवार को एक पेशेंट को रामनगर से एसकेएमसीएच डिलीवरी करवाने के लिए आई हुई थी। रात को एसकेएमसीएच रुक गई। शनिवार की सुबह अस्पताल से अपने घर ऑटो से लौट रही थी। इसी क्रम में 0 माइल में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आशा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशा कर्मी की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के रेखा कुमारी 43 वर्षीय के रूप में हुई है। आशा कर्मी की 2 बेटी है। पूरी घटना को लेकर मृत आशा कर्मी के भाई शशि राजन ने बताया कि रामनगर से एक महिला को डिलीवरी के लिए एसकेएमसीएच ले जाने के लिए आई हुई थी। लेट से एडमिट होने के बाद ऑपरेशन नहीं हुआ तो रात में एसकेएमसीएच रुक गई। सुबह घर आने के क्रम में ऑटो से आ रही थी तो ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कल 10 बजे रामनगर से एक पेशेंट को लेके आई डिलीवरी के लिए। जब यहाँ एडमिट हो गई तो ऑपरेशन में देरी हो गया, रात हो गया तो रह गई, मेडिकल में ही रह गई। सुबह जब यहाँ से जा रही थी 7 बजे तो ऑटो से जा रही थी तो ट्रक वाला इसको ठोकर मार दिया। ऑटो में ही ठोकर मारा? हाँ शायद ऑटो में ही ट्रक। आप कौन हुए उनके? हम उसका भाई हुए। तुर्की क्षेत्र के मोहनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर पिता और पुत्र ने मिलकर बेटी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। जिले में जमीनी विवाद में एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। हत्या का आरोप सौतेले पिता और भाई पर लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला जिले के तुर्की ओपी क्षेत्र का है। दरअसल जिले के तुर्की ओपी क्षेत्र के किशुनपुर मधुबन पंचायत के मोहनपुर गांव में के निवासी शंभू चौधरी की बेटी अंजलि कुमारी 32 वर्ष घर में सो रही थी। इसी दौरान उसके सौतेले पिता और भाई घर में आए, अंजलि के साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद चाकू से गोदकर अंजलि की हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। मामले की जानकारी तुर्की ओपी पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूरे मामले पर तुर्की ओपी अध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि एक महिला की हत्या हो गई है। उसके सौतेले पिता और भाई पर हत्या का आरोप लग रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना घटी है कि जो जमीनी विवाद में लेकर के जो है वो झगड़ा हुआ। उसके बाद जो है सो हम लोगों को बुलाने, वो मेरे पापा और बहन में और भाई था, और उसके बाद जो है सो झगड़ा हुआ। उसके बाद जो है सो बचाने के लिए जो है सो हम बाहर में लोगों को बुलाने गए। जब तक जो है सो आए तो काम खत्म हो चुका था। क्या सूचना मिली थी? क्या देखे गए तो क्या देखे? झगड़ा हो ही रहा था तो उसके बाद बाहर में गए हम जैसे बुलाने के लिए लोगों को। उसके बाद जो है सो बाहर से अंदर आए तो जब तक जो है सो घटना हो चुका था। मेरे बहन में और पापा में हुआ था। भाई का भी नाम आ रहा है? हाँ, भाई भी था। सुबह 9 बजे के करीब में मोहनपुर में सूचना मिली कि एक महिला की हत्या हो गई है। तो सूचना के सत्यापन त्वरित कार्रवाई करते हुए गया तो पता चला कि एक महिला अपने मायके आई हुई थी और उसके बाप और भाई एक दिलीप चौधरी और राजा कुमार के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग दोनों को गांव से भागने के फिराक में से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। और जिससे मर्डर किया गया था साफ वेपन एक चाकू था, उसको भी हम लोग बरामद कर लिए। दोनों को लाया गया, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
मूल कारण क्या था हत्या का? मूल कारण जैसे अभी प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि जमीनी विवाद था, क्योंकि महिला दिल्ली में रहती थी और वही विडो थी। और दो शादी थी। इसकी माँ की 2 शादी थी, एक बड़ा भाई वो भी अलाइव है और छोटा देवर से ही कर ली, और इसी को लेकर दोनों से 2 बच्चे थे इसको, और वहीं संपत्ति विवाद चल रहा था। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर, हाँ, दोनों आरोपी को गिरफ्तार करके ला दिया गया है न्यायिक हिरासत में है लोग, और 7 वीपन को भी बरामद कर लिया। फिल्मी गानों पर नशे के धुत में कार चलाते हुए गोली फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने धर दबोचा। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े कार में साउंड फुल कर सड़क पर फायरिंग करते हुए लॉन्ग ड्राइव पर निकले 3 युवक को पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक के पास से एक रिवॉल्वर, 17 राउंड गोलियां और 2 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में कार सवार 3 युवक फुल साउंड में गाना बजाकर गोली फायरिंग कर सड़क वाहन चला रहे थे। अहियापुर थाना की पुलिस को सूचना मिली। सूचना पर पुलिस वाहन चेकिंग शुरू की गई। वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार 3 युवक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक के पास से रिवॉल्वर और गोलियां बरामद की गई। पूरे मामले को लेकर अहियापुर थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार में गोली फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। जांच की गई तो युवक को पकड़ा गया। तीनों शराब के नशे में था। उसके पास से रिवॉल्वर, 17 राउंड गोलियां और खोखा बरामद की गई है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सूचना मिला कि कुछ व्यक्ति बखरी चौक के पास फायरिंग करते हुए गाड़ी से जा रहे हैं। तत्काल हम लोग व्हीकल चेकिंग लगाया गया वहां पर बखरी चौक के पास। तो एक गाड़ी में ये 3 व्यक्ति पकड़ा है। इनके पास जांच के दौरान ये शराब पिए हुए थे और इनके पास एक रिवॉल्वर और 18 राउंड जिंदा कारतूस और 2 फायर किया हुआ कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुआ। हथियार के बारे में कोई इन लोगों के कागजात, वैध कागजात उस समय प्रस्तुत नहीं किया और 3 को थाना लाकर इन्हें जांच किया गया, जिसमें शराब की पुष्टि हुई और तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आदमी में 2 आदमी 2 तरियानी के हैं और एक कोलवा पैगंबरपुर के हैं। एक ही हथियार से सर दोनों फायर किया गया था? एक जो फायरिंग जो मिला है खोखा वो दूसरे हथियार का है और एक इसी हथियार का है। वो हथियार नहीं मिल पाया? वो हथियार नहीं मिल पाया। और किस हथियार का है इसके बारे में जांच पड़ताल किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। हरियाणी से इनका क्या आपराधिक इतिहास है। हथियार रखने का क्या मोटिव था? अभी इनके पास कोई कागज नहीं, तो कुछ न कुछ इन लोगों का था कि कुछ न कुछ करेंगे या करने वाले थे। इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और इनका शिवहर तरियानी से भी पता कराया जा रहा है कि उनका आपराधिक इतिहास क्या है और ये हथियार किस लिए रखे। समानालय सभा कक्ष में राम वृक्ष बेनीपुरी की 124वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की 124वीं जयंती पर जिला प्रशासन ने समानालय सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी पर्ण कुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की। साथ ही उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित की। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ साहित्यकार और कवि के साथ सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कवि और साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि राम वृक्ष बेनीपुरी 124 वर्ष बाद भी हम लोगों के बीच सजीव रूप से उपस्थित है। न सिर्फ साहित्यिक बल्कि बाल की मानवीय पहलू को भी उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में रेखांकित किया। वर्तमान समय भी उनकी सोच और विचार प्रासंगिक हैं। हम लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है कि हमारे समाज के जो साहित्यकार हैं वो हमारे पुरोधा रहे हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। तो ऐसे सभी साहित्यकारों को सम्मान देना, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में न सिर्फ सोचना बल्कि उस पर चलने की कोशिश करना हम सबका प्रयत्न रहता है। उसी क्रम में आज राम वृक्ष बेनीपुरी जो कि मुजफ्फरपुर के हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व में अपने साहित्य की ज्योति से उन्होंने उजाला फैलाया। आज उनकी जन्मतिथि है और इस अवसर पर जो लोग राम वृक्ष बेनीपुरी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्य और सबसे महत्वपूर्ण उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से वाकिफ लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। उस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है ताकि सब लोग उनके बारे में बात करें, उनके विचारों के बारे में सोचें। तो मैं सभी को, जितने भी मुजफ्फरपुर के निवासी, उन सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बेनीपुरी जी जो यहाँ से निकल करके और वैश्विक पटल पर उन्होंने पूरे भारत का नाम बढ़ाया, उनकी जन्मतिथि पर सबको मैं बधाई देता हूं और यही अपील करता हूं कि उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों पर हम लोग चलते रहें। सर, पैतृक आवास पे किस प्रकार की व्यवस्था है उनके आवास पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर भी शिलान्यास उनकी ये मूर्ति का, और वहाँ पर भी लोग हैं, गए हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग जो राजकीय कार्यक्रम जो
जिला सभागार में आयोजित हो रहा है। यहाँ पर हम लोग उनके विचारों के बारे में चिंतन कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। रेल पुलिस की विशेष टीम ने सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के टिंगराड़ी गांव में छापेमारी कर अवैध रूप से टिकट बना रहे दलाल को धर दबोचा। रेल पुलिस अधीक्षक और सहायक सुरक्षा आयुक्त सोनपुर अजय कुमार से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ की टीम ने टिंगराड़ी बाजार में स्थित अमूल मोबाइल दुकान पर छापेमारी कर रेलवे टिकट का अवैध रूप से कारोबार कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मौके से लैपटॉप और 1,46,615 रुपए टिकट भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सूचना पर रेलवे टिकट दलाल को गिरफ्तारी में मुजफ्फरपुर रेल सुरक्षा बल के इंचार्ज मनीष कुमार की एक टीम सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के टिंगराड़ी बाजार में स्थित अमूल मोबाइल दुकान में स्थानीय थाना के सहयोग से छापेमारी किया। इस दौरान सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के टिंगराड़ी निवासी दुकान के संचालक अमूल कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके 17 पर्सनल आईडी का उपयोग कर बनाए गए टिकट बरामद किया गया और वहां से लैपटॉप और मोबाइल को जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान उनके द्वारा काटा गया 46 रेलवे का ई टिकट का मूल्य 1,46,600 रुपये 15 रुपये बताया गया है। बताया जा रहा है कि जरूरतमंद यात्री को टिकट का मूल्य से 400 से 500 रुपया अधिक लेकर टिकट बेच दिया करता था, जबकि पकड़े गए व्यक्ति भी IRCTC का एजेंट है और इसी की आड़ में पर्सनल आईडी बनाकर रेलवे का ई टिकट काटकर अवैध कारोबार करता था। आपको बता दें कि रेलवे की ई टिकट के अवैध कारोबार के रोकथाम को लेकर रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक अमरेश कुमार ने के दिशा निर्देश पर मुजफ्फरपुर में आरपीएफ इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ऑपरेशन चलाकर टिकट दलाली करने वाले व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। ज्ञापन में हमने आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार को बोला था और जो मंडल सुरक्षा आयुक्त है उनको भी हमने खबर दिया था कि इस तरह की बात एक सामने आ रही है, जिस पर इन लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कल उस ट्रैफिकर को पकड़ा है जो नकली टिकट बना करके रेलवे को इस तरह से घाटा लगा रहे थे। तो इस प्रकार ये कार्रवाई अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि हम लोग आमजनों से और सूचना की अपील करते हैं। इस तरह के बिचौलिए जहाँ भी बैठे हैं उनको जरूर पहचान करिए और उनके बारे में बताइए। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोगों के साथ जिला प्रशासन ने बैठकर बात की। कमरा मोहल्ला सिया जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर चल रहे विवादों के बीच निपटारा के लिए शनिवार को नगर थाना में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल के साथ एएसपी टाउन और एसडीओ पूर्वी ने बैठक की। बैठक के बाद एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों को ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ट्रिब्यूनल के आदेश से किसी को दिक्कत है तो वह उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकता है, पर तब तक के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने की जवाबदेही दोनों पक्षों को दी जाती है। किसी प्रकार की विधि व्यवस्था को बिगाड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद था, उसको लेकर के दोनों पक्षों के साथ बैठक की गई। हम थे, एएसपी सर थे, थाना प्रभारी थे और दोनों पक्ष थे यहाँ पे। उसमें यही डिसीजन हुआ कि जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला है उसके साथ हम लोग चलेंगे। अगर इन लोग को आपत्ति है तो फिर अपील में जाएं और ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला बाद में आएगा उसी पे हम लोग चलेंगे। और भी कोई आदेश दिया गया? नहीं, और कोई भी आदेश नहीं है। दोनों पर शांतिपूर्वक सहमति इस पे बनाए हैं और किसी तरह का कोई विवाद अब नहीं है। राष्ट्रीय किसान दिवस पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी स्कीम की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर शनिवार को भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किसानों के प्रति सम्मान जताते हुए उनकी अहमियत बताई और बैंक की ओर से कृषि ऋण एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए भारतीय स्टेट बैंक के मिठनपुरा शाखा के उप महाप्रबंधक ने कहा कि किसान वाकई सम्मान के हकदार हैं। वे दिन रात मेहनत कर देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। स्टेट बैंक की तरफ से किसानों के सम्मान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका फायदा लाखों किसान उठा रहे हैं, जिससे भारतीय स्टेट बैंक पर किसानों का लगातार विश्वास बढ़ रहा है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा मुझे और मेरा नमस्कार सभी को और सुप्रभात भी है सभी को। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। आज है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हम देश भर में किसानों के नाम पर, हमारे अन्नदाता के नाम पर
हम किसान दिवस उनका सम्मान के लिए हम पालते हैं उनको। और इस दिवस में भारतीय स्टेट बैंक ऑल्सो किसान को रिस्पेक्ट देते हैं। और भारतीय स्टेट बैंक खुद को बैंकर टू एवरी इंडियन सोचता है और हर एक इंडियन के लिए भारतीय स्टेट बैंक काम करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी आ जाता है इसमें, हमारा जो अन्नदाता है, जो हमको खाद्य खिलाता है, जो हमको ड्रेस दिलाता है, जो सब कुछ खिलाता है, वो उसके लिए भी हम कुछ काम करते हैं। किसान भाइयों हमारा राष्ट्रीय पहचान है और हमारा आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। इसमें किसान भी हमारा तिरंगा में स्थान मिला है उनको, ग्रीन कलर। हमारा देश में 140 करोड़ भारतीय का जो सुरक्षा प्रदान करते, खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारा किसान भाई में, वो इवन कोविड के पीरियड में, आपको पता होगा कोविड महामारी का पीरियड में कृषि का विकास हो रहा था। हमारा एक ही कंट्री था, कोविड का पीरियड में बहुत सारे आदमी सफर हुए, बट हमारा एक ही कंट्री था एंटायर वर्ल्ड में जो खुशी में रहते थे और कोई भी भूखा नहीं थे। वो सब श्रेय जाता है किसान भाइयों के साथ। हमारे किसानों के सम्मान किसानों के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है, लाइक छोटे और खंडित भूमि है, अप्रत्याशित मौसम की स्थिति आ जाते हैं, कभी कभी आर्थिक अनिश्चितता है किसके साथ, प्रौद्योगिक क्षेत्र का सहायता कभी कभी नहीं मिलता है। लेकिन उनका समृद्धि के लिए, उनका कल्याण के लिए भारत सरकार और हमारा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारा स्कीम लेके आए हैं। जो स्कीम हम लेके आए, इसमें कुछ कुछ स्कीम के बारे में हम बताएं आपको। एक स्कीम है KCC, जिसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर हम जितना किसान भाई हुए हमारा, जब खेती करने के लिए उसको कुछ ऋण का जरूरत, आर्थिक सहायता का जरूरत पड़ता है, हम उसको देते हैं। और एक है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कोई खेती रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री कोई लगाना चाहते हैं तो हम उसको आर्थिक सहायता देते हैं। एक है एग्री गोल्ड लोन। कभी कभी क्या होता है, किसी के पास, कोई किसान भाई के पास कुछ सोना है कुछ, और उसको कुछ सडनली कुछ लोन का जरूरत है, वो भी हम दे देते हैं। और सभी जितना किसान रिलेटेड लोन है, किसान भाइयों के लिए जितना। मीनापुर थाना क्षेत्र के रामपुरहरी गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत। जिले में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। सड़क पार करने के क्रम में दुर्घटना घटी। पूरी घटना जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र की है। महिला सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने महिला को धक्का मार दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने परिजन को सूचना दिया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंची। परिजन में चित्कार मच गई। पूरी घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम करने के लिए SKMCH भेज दिया गया। पूरी घटना को लेकर मृत महिला के बेटे उमेश कुमार ने बताया कि बाजार करने के लिए सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान गाड़ी ने ठोकर मार दी, मौत हो गया। हम घर पर थे, लोगों ने सूचना दी। सूचना पर वहां पहुंचे स्थानीय थाने में मामले को जानकारी दिया गया। रोड पार कर रहा था, बाजार करने गया था सब्जी लेने, और एक्सीडेंट हो गया। कैसे जानकारी मिला आपको? पब्लिक लोग हल्ला किया तो घर से आए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसी जगह छपरा में थाना है, वो गए, वो लेके आए यहाँ साथ में। अभी कहाँ है? यही है पोस्टमार्टम। हाँ। कौन थी आपकी? जो माँ थी। आपका क्या नाम हुआ? उमेश, रामपुरहरी, मीनापुर। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं।
साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आमगोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। अपन पाठशाला में पढ़ने वाले सभी बच्चों के बीच जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र द्वारा स्वेटर का वितरण किया गया। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के द्वारा अपन पाठशाला के सभी बच्चों को ठंड से बचाव के लिए स्वेटर दिया गया। इस कार्यालय में मुख्य अतिथि ASP अवधेश दीक्षित का स्वागत सभी बच्चों ने तालियों के साथ किया। ASP अवधेश दीक्षित सभी बच्चों को स्वेटर दिया। उन्होंने बच्चों से बहुत सारा सवाल जवाब किया। सभी बच्चों ने सभी उत्तर दिए, कुछ सही उत्तर दिए, तो वहीं सभी की उज्जवल भविष्य की कामना की, आगे पढ़ते रहेंगे ऐसा बच्चों से वादा किया। पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार ने बताया कि बच्चों के लिए आवश्यक हर सामग्री, कॉपी, किताब, ड्रेस, रबर कटर, अब स्वेटर भी, बीच बीच में पोषण के लिए फल भी दिए जाते हैं। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के द्वारा दी जाती है। इस कार्यक्रम में अशोक कुमार, दीपक कुमार, रवि प्रकाश
आदि सम्मिलित थे। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया और वेरी गुड। अभी महासागर बताओ, महासागर कौन बताएगा? महासागर के बारे में कौन बताएगा? नहीं आपने बता दिया, आप बताओ महासागर। अब बैठ जाओ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम माही कुमारी है। माली कुमारी? माही कुमारी। माही बताओ, महासागर बताओ। पृथ्वी के प्रमुख 5 महासागर हैं। हाँ। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणीय महासागर और अटलांटिक महासागर। वेरी गुड। कितने महासागर है? 5 महासागर। तालियां इनके लिए। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ हमें, भारत कहाँ पर है? भारत कौन सा महाद्वीप में? एशिया में है। वेरी गुड। AIDSO जिला कार्यालय में राम वृक्ष बेनीपुरी की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रोग्रेसिव कल्चरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से राम वृक्ष बेनीपुरी के जन्म दिवस के अवसर पर मोतीझील स्थित AIDSO कार्यालय में शनिवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर AIDSO के सदस्य ने कहा कि कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की आज 124वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में आज राम वृक्ष बेनीपुरी के साहित्य एवं विचारों के प्रासंगिकता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने इस पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राम वृक्ष बेनीपुरी समाजवादी विचारधारा के जनक थे। उन्होंने एक सपना देखा था कि भारत में समाजवादी समाज की स्थापना हो, जिसके तहत सभी लोगों को रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य समान रूप से मिले। यह सपना जब तक पूरा नहीं होता है तब तक बेनीपुरी की विचारों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी की 124वीं जयंती है और आज ही के दिन हमारे संगठन ने प्रोग्रेसिव कल्चरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और विचार गोष्ठी का विषय है बेनीपुरी साहित्य और उसकी प्रासंगिकता। इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह आयोजन अपने तरह का है कि साहित्य और साहित्यकार की कार्यकारिता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इसी विषय पर विस्तार से चर्चा हो रही है। उनके विचारों को लेकर भी बात की जा रही है, जिस तरीके से आज धूमिल होती जा रही है। हाँ। यह सर्वमान्य है कि बेनीपुरी जी समाजवादी विचारधारा के लेखक थे और उन्होंने एक सपना देखा था भारत में समाजवादी समाज की स्थापना की, जहाँ की सबको रोजी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सबको समान रूप से मिले। ऐसे समाज के निर्माण का सपना बेनीपुरी जी ने देखा था। वह सपना जब तक पूरा नहीं होता है तब तक बेनीपुरी की प्रासंगिकता बनी रहेगी और आज के समाज को उस दिशा में कुछ करने की जरूरत है कि पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति को सफल बना करके ही हम बेनीपुरी के सपने को साकार करें। राजद जिला कार्यालय में युवा राजद द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की गई। युवा राजद की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के सभी जिला मुख्यालय कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इसी क्रम में इमलीचट्टी स्थित राजद के जिला कार्यालय में भी युवा राजद की बैठक आयोजित की गई। जानकारी देते हुए युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बैठक में ग्राम चौपाल फेज 2 की तैयारी और रणनीति पर चर्चा की गई। ग्राम चौपाल फेज 2 के तहत युवा राजद के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर चौपाल के माध्यम से सरकार के कार्यों से जनता को अवगत कराएंगे और लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। इसका समापन 28 फरवरी को पटना के बापू सभागार में किया जाएगा। आज के बैठक में युवा राजद के नव मनोनीत कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को सम्मानित और उनका अभिवादन किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी पदाधिकारी मिलकर एक साथ काम करेंगे और पार्टी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
युवा राजद का बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर, पार्टी के जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय बैठक रखा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग दूसरे चरण के आंदोलन के रूप में तमाम युवा राजद के साथ ही गांव स्तर पर हम लोग जाएंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार के काम को बताएंगे। और इसका समापन जो है 28 फरवरी को बापू सभागार में जो है युवा राजद का कार्यक्रम वहां समाप्ति होगी। और इसी के तहत जो युवा राजद का नव मनोनीत तमाम संगठन के पदाधिकारी घोषित हुए हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा फेज 2 ग्राम चौपाल लगाने के पहले आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे और किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के जन्मदिन पर यह बैठक हुई है। हम उनको भी याद करते हैं और उनके कार्यक्रमों को हम लोग याद करते हैं, उस पर भी हम लोगों ने प्रकाश डालने का काम किया है। और युवा साथी जो हमारा पहले जो नंबर 1 में जो ग्राम चौपाल लगा था वो बहुत जानदार और शानदार तरीके से इन लोगों ने किया था। उसी आशा विश्वास के साथ पुनः कल से ग्राम चौपाल जहाँ जहाँ जिस पंचायतों में नहीं हुआ है उस पंचायत में लोग करेंगे। और आज जो कल इन लोगों ने कमेटी का घोषणा किया था कि जो नव मनोनीत प्रखंड के अध्यक्ष जो पुनः अध्यक्ष बनाए। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर रविदास महासम्मेलन को सफल बनाने को लेकर महासंघ के सदस्यों ने बैठक की। रविदास महासम्मेलन को सफल बनाने की तैयारी को लेकर शनिवार को संत रविदास महासंघ ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संत रविदास महासंघ के अध्यक्ष जय मंगल राम ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 28 जनवरी को रविदास महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रचार रथ रवाना किया जाएगा, जो सभी 16 प्रखंड में घूम घूमकर लोगों को एकत्रित करने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 27 दिसंबर को समाहरणालय परिसर में संत रविदास महासंघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना देगी। धरना को सफल बनाने के लिए भी आज की बैठक में चर्चा की गई। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर रविदास महासंघ के बैनर तले रखे हैं, जो वर्तमान में बिहार के अंदर में जो अपराधी चरम सीमा पार कर रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं, लेकिन यह चाचा भतीजा न किसी प्रशासन को लगाम डोरी छोड़ते हैं जो अपराधी को निमंत्रण करें। जो एक दलित बच्ची को एक शाक के कारण उसको बेरहमी से पीट करके हत्या कर दिया गया, लेकिन अपराधी अभी खुली याम घूम रहे हैं और दलित परिवार को भी धमकी मिल रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर की धरती से मैं मांग करता हूं, या तो अपराधी की गिरफ्तारी करें और या तो चाचा भतीजा इस्तीफा सरकार से दें। और हमारे 28 जनवरी को जो रविदास महासम्मेलन है, इस पर विचार रखा गया है, जो हमारे अब प्रचार रथ इस मुजफ्फरपुर की धरती से 16 प्रखंड का भ्रमण करेंगे और रविदास महासम्मेलन को सफल बनाने का काम करेंगे। और इस धरना के माध्यम से हम लोग 27 तारीख को धरना दे रहे हैं शनिवार। तिरहुत रेंज आईजी पंकज कुमार सिन्हा ने 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया। दरअसल कुछ महीने पूर्व बिहार के वैशाली जिला के सराय थाना के थानेदार और एसआई सहित एक सिपाही की शराब मामले में संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेजा गया था। वहीं अब जब जांच के बाद तिरहुत रेंज आईजी पंकज कुमार सिन्हा ने सराय के तत्कालीन थानेदार और एसआई को बर्खास्त कर दिया, साथ ही वैशाली एसपी के द्वारा एक सिपाही को भी बर्खास्त कर दिया गया है। इस पूरे शराब मामले में 3 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी तिरहुत रेंज आईजी पंकज कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर दिया। 2023 को शराब का एक खेप जिसका विनष्टीकरण किया जाना था, उसमें पार्शियल रूप से, आंशिक रूप से उसका विनष्टीकरण किया गया और लगभग 945 लीटर शराब जो शेष था उसको रात्रि के अंधेरे में तत्कालीन थाना अध्यक्ष, उनके अधीन काम करने वाले एएसआई मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार राम एक 4 पहिया वाहन को थाना में लाकर मालखाना से उस शराब को अपने निहित स्वार्थ सिद्धि के लिए बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच मद्य निषेध विभाग का जो इंटेलिजेंस विंग है, उसने खबर किया कि इस प्रकार का एक कृत्य होने की जानकारी मिली है। इस आधार पर वैशाली जिला के सदर एसडीपीओ के द्वारा इस बात का सत्यापन के क्रम में थाना पहुंचा गया, तो ये इस बात में सच्चाई मिली और एक 4 व्हीलर पर 828 लीटर शराब बेचने के नियत से रखा गया पाया गया। इस आरोप में उस समय के थाना अध्यक्ष बिदुर कुमार
और सौअनी मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इस संबंध में सराय थाना कांड संख्या 237-23 संगत धाराओं में दर्ज कर उनके विरुद्ध अनुसंधान किया जा रहा है। इस आरोप में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई संपन्न की गई। विभागीय कार्रवाई के क्रम में लगाए गए दोषों की जो लगाए गए आरोप हैं विभागीय कार्रवाई में उनकी पुष्टि हुई और तत्पश्चात तत्कालीन थाना अध्यक्ष विदुर कुमार, सौअनी मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार राम को सेवा से बर्खास्त किया गया है। जो 2 पदाधिकारी हैं उनकी बर्खास्तगी विदुर कुमार और सौअनी मुनेश्वर कुमार की बर्खास्तगी आईजी तिरहुत के स्तर से किया गया है और सिपाही 410 सुरेश कुमार की बर्खास्तगी एसपी वैशाली के द्वारा की गई है। इससे एक स्पष्ट मैसेज जा रहा है, एक मैसेज स्पष्ट है वैसे लोगों के लिए कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का सरकार का जो पॉलिसी है उसको क्रियान्वयन में लाया जाएगा और जो लोग ईमानदारी से और अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।